गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान का भाग 1 पढ़ाया, जिसमें हमने आपके 5 चैप्टर कंप्लीट कराए। अब हम आपका भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है प्रत्यास्थता। फर्स्ट बुक के लिए आपको अलग कॉपी लगानी है, सेकंड बुक के लिए आपको अलग कॉपी लगानी है। पेपर आपका दोनों बुकों से आएगा और पेपर एक ही होगा जो 70 नंबर का होता है। ठीक है, पेपर 2 अलग अलग पेपर नहीं होंगे, दोनों बुकों का एक ही पेपर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बुक के हम आपको 5 चैप्टर करा चुके हैं। जो 5वां चैप्टर था वो था ऋजु रेखीय पथ में गति। हमने इसके बस नोमेरिकल आपको नहीं कराए हैं, अभी हम नोमेरिकल इसके बाद में आपको करा देंगे। पहले कुछ चैप्टर हम सेकंड बुक से पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर इसमें से करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली में इसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्यास्थता वाले चैप्टर से। तो ये आपका आज हम सेकंड बुक प्रारंभ करेंगे। इसका पहला चैप्टर है प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता होती क्या है, तो आपने इसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो आपने एक वर्ड सुना होगा गाँव में, इलास्टिक, जो हम अपने कपड़ों में भी डालते हैं या कुछ ऐसी चीज़ होती है उनमें भी हम उसको डालते हैं, इलास्टिक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। इंग्लिश में वो बोली जाती है इलास्टिक, लेकिन हम अपनी भाषा में उसको क्या बोल देते हैं, लास्टिक बोल देते हैं। यानी हम अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं, लास्टिक, लेकिन होती क्या है वो इलास्टिक। यानी एक ऐसी वस्तु जिसे खींचने पर वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। जैसे हमने उसको खींचा फिर छोड़ा तो फिर वो वैसी हो जाती है। तो ऐसी जो वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है, इलास्टिक। लेकिन इलास्टिक से पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी होगी, वो है विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार अथवा आकृति दोनों ही बदल जाते हैं। तो अर्थात वस्तु निरूपित या विकृत हो जाती है। तो इस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और इस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वस्तु का आकार कुछ इस तरह से हो गया, तो क्या होगा, वस्तु की आकृति बदल गई, आकार भी बदल गया। यानी इसमें क्या आ गई, विकृति। विकृति कहते हैं कमी को। विकृति किसको कहते हैं, कमी को। यानी किसी चीज़ में कमी आ जाना, यानी उसका आकार बदल जाना। विकृति यानी उसके रूप में कमी आ जाना, तो ये क्या कहलाती है, विकृति। तो विरूपक बल क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बाहर से बल लगाते हैं, फोर्स, तो उस वस्तु का वह आकार बदल देता है और आकृति भी बदल देता है। ठीक है, तो ऐसी या उसमें क्या ला देता है, विकृति ला देता है। तो जो ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु के आकार को बदल दे, तो वो क्या कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। तो अब आती है प्रत्यास्थता। इंग्लिश में इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। तो क्या होती है, वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनके आकार तथा आकृति में परिवर्तन हो जाता है तथा इस विरूपक बल को हटाने से वस्तु पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। जिस वस्तु में यह गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्था वस्तु कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास वस्तु है, हमने इस पर बल लगाया, बल लगाने के बाद इसका आकार इस तरह से हो गया। फिर हमने क्या किया, यह बल हटा लिया। बल हटाने के बाद वस्तु पुनः अपनी स्थिति में आ गई, जैसी थी ऐसी ही बन गई। तो जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है, कौन सा गुण, कि बल लगाने पर तो वे उनमें क्या हो जाए, उनकी आकृति बदल जाए।
और बल हटाने पर वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, तो वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? इलास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। और ये गुण क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, यानी वह गुण जिसके कारण वस्तु अपना आकार बदल ले और फिर पुनः क्या जाए? अपनी स्थिति में। यानी हमने कोई विरूपक बल लगाया, विरूपक बल लगाने ने उसने अपना क्या बदल लिया? आकार बदल लिया। और जैसे हमने विरूपक बल हटाया फिर वो ऐसी की ऐसी हो गई। तो जो ये गुण हैं कि बल लगाने पर बदल जा रही है और हटाने पर पुनः वैसी हो जा रही है, तो जो ये गुण हैं यही क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। और जिन वस्तुओं में ये गुण पाया जाता है वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। तो जिन वस्तु में गुण पाया जाता है वो क्या होते हैं? वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? इलास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं, यानी प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे गुब्बारा, क्या है? गुब्बारा। देखा होगा फूले गुब्बारे को आप दबाते हैं, दबाने पर वो थोड़ा सा पिचक जाता है और जैसे ही हम उस पर बल हटाते हैं वो पुनः फिर से फूल जाता है। जैसे गुब्बारा है, हमने इस पर लगाया तो ये थोड़ा सा दब जाएगा और हमने हटा लिया तो फिर से ये फूल जाएगा। तो इस तरह से जो ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें ये गुण पाया जाता है तो वो क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। और जिनमें ये गुण पाया जाता है वो क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थ वस्तु में क्लियर हो गया कि जब विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति बदल जाती है और बल हटाने पर वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, तो ये तो कहलाती है प्रत्यास्थता। और जिन वस्तु में ऐसा होता है कि बल लगाने पर वे आकृति चेंज कर ली, हटाने पर पुनः उसमें ही आ गई, तो वो क्या कहलाती हैं? प्रत्यास्थता कहलाती हैं। फिर एक चीज़ होती है पूर्ण प्रत्यास्थता। जो वस्तु विरूपक बल के हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, वे पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। अब पूर्ण प्रत्यास्थता क्या होती है? जैसे हमने किसी वस्तु पर कोई बल लगाया, बल लगाने पर उसकी आकृति चेंज हो गई, कुछ इस तरह से हो गई, और फिर हटा लिया और वो थोड़ी सी उसमें उस जैसी नहीं हो पाई, तो वो तो है प्रत्यास्थ। लेकिन जो बिल्कुल पहली वस्तु जैसी ही होगी, जैसे ये वस्तु थी इस पर बल लगाया और बल लगाने पर ये ऐसी होगी, हटाया और हटाने के बाद पुनः ऐसी ही हो गई, तो वे वस्तु क्या कहलाती है? पूर्ण प्रत्यास्थ। यानी जैसी थी वैसी ही बन गई, बल लगाने पर और हटाने पर। बल लगाने पर जैसी थी, बल लगाने से पहले जैसी थी और बल हटाने के बाद जैसी थी, यानी सेम ऐसी ही हो गई, तो वे क्या कहलाती है? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। फिर आती है प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं, वे वस्तुएं जिनसे विरूपक बल को हटा लेने पर वे अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती, वो क्या कहलाती है? प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक का मग होता है, हम उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है, लेकिन फिर वो क्या होता है कि पुनः उस स्थिति में नहीं आ पाता, तो वो क्या कहलाती है? प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। एक होती है दृढ़ वस्तुएं। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के कणों के सापेक्ष स्थिति न बदले, अर्थात वस्तु के आकार आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं हम? दृढ़ वस्तुएं। यानी कोई वस्तु है, इस पर कितना भी बल लगा लो, इसके आकार आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी? दृढ़ वस्तुएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ वस्तुएं थी, इनसे क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक नई परिभाषा, प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। यानी जो हम दिमाग में अपने स्ट्रेस ले लेते हैं वही है, प्रतिबल है। तो क्या है? साम्य अवस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। यानी बल बटे क्षेत्रफल F/A, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे कोई वस्तु है और इसके इस वाले भाग पर हम बल लगाए, तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, यानी बल और जिस क्षेत्र पर लग रहा है A पर, तो इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या है? प्रतिबल है। वही क्या है?
प्रतिबल है। तो यही परिभाषा दी हुई है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा प्रत्यानयन बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा बाह्य बल F हो तो प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे अक्ष क्षेत्रफल यानी F/A। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/A हो जाएगा। प्रतिबल बराबर F/A यानी बल बटे अक्ष क्षेत्रफल, याद रखना है। और इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमा आप निकाल ही सकते हैं, बल की विमा mL/t-2 और क्षेत्रफल की विमा L2। एक L कैंसिल, एक L नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा mL-1t-2। तो प्रतिबल की विमा, और ये विमा किसकी होती है, दाब की विमा होती है। तो प्रतिबल और दाब की विमा बराबर होती है, याद रखना, ठीक है। प्रतिबल अब 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और स्पर्श रेखीय। तो मैं बस इसको समझा देता हूँ, इनकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। जो लंबाई में होगा वो अनुदैर्ध्य, जो क्षेत्रफल में होगा अभिलंब, और जो आयतन में होगा वो स्पर्श रेखीय। बस आपको इतना ध्यान रखना है, लंबाई में अनुदैर्ध्य प्रतिबल, क्षेत्रफल में अभिलंब प्रतिबल, और इस पर आयतन में जो होगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल होगा। अब आते हैं विकृति। विकृति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। विकृति का मतलब होता है रूप बदलना या किसी वस्तु में कमी। विकृति का दूसरा क्या नाम है, कमी। तो क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की विकृति, तो तब वस्तु विकृति में कही जाती है, अर्थात वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यदि बाह्य बल लगाने से वस्तु की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल तथा प्रारंभिक लंबाई एल हो तो विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। यानी कोई एल लंबाई की वस्तु थी, इस पर हमने बल लगाकर ये एल लंबाई की, तो एल इतनी इसमें वृद्धि कर दी, डेल्टा एल हो गई। पहले यहाँ तक थी, अब ये होगी। तो जितनी इसमें वृद्धि हुई वो और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, विकृति कहलाएगा, ठीक है। तो विकृति लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, और ये भी लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। तो लंबाई में वृद्धि कई में होगी, मीटर में ही होगी। और प्रारंभिक लंबाई का भी मात्रक क्या, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक क्या बचा, 1, तो यानी कांस्टेंट। इसलिए इसका न तो कोई मात्रक होता है और न ही कोई विमा होती है, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी मात्रक ही खत्म हो गए। तो जब मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं होगी। तो विकृति की न तो विमा होती है और न ही मात्रक होता है। विकृति की न तो विमा होती है और न ही मात्रक होता है। बाह्य बल लगाने से लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति भी 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, आयनात्मक और अपरूपण। अनुदैर्ध्य वही जो लंबाई में होगी, आयतन जो आयतन में होगी, इस तरह से। और अपरूपण होती है, ये अलग तरह की विकृति होती है, इनकी परिभाषा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है हुक का नियम। तो प्रतिबल जो होता है, हुक एक वैज्ञानिक का नाम है। तो हुक ने क्या बताया कि जो प्रतिबल है वो विकृति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है। अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा E, और विकृति, इस E को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा, E बराबर प्रतिबल बटे
विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो ई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। और ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। तो परिभाषा पढ़ते हैं। सन 1689 में रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि लघु विकृति की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। तो हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो ई का मान आ गया प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ से प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होता है वह वस्तु उतनी ही प्रत्यास्थ कहलाती है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रतिबल और विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि विकृति आयतनात्मक है तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, यदि विकृति अपरूपण है तो इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। यानी अब हम प्रत्यास्थता पढ़ेंगे तीन प्रकार की। एक पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एक पढ़ेंगे आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और एक पढ़ेंगे दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक। और एक और होता है पाइजन प्रत्यास्थता गुणांक। चार प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिससे आने वाली सभी वीडियो उनको अब मिलती रहे। तो ये आपकी सेकंड बुक का पहला चैप्टर था प्रत्यास्थता, और जितना भी चीज़ इसमें पढ़ाया गया है सारी इम्पोर्टेंट है। सारी परिभाषाएं जो मैंने आपको पढ़ाई है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और सबसे ज़्यादा हुक का नियम पूछा जाता है कि हुक का नियम क्या है। तो हुक का नियम है लघु विकृति की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल और उसमें उत्पन्न विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको कल को ये बताना है कि प्रत्यास्थता गुणांक की क्या विमा होती है। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा बतानी है आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।